टीवी अखबार लगातार खबर चला रहा है बीजेपी 400 पार, जिसमें 370 खुद बीजेपी जीतने जा रही है और 400 करीब उनके गठबंधन को मिलाकर होगा, मतलब एनडीए 400। ये टीवी अखबार की खबर है। अब तक बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी नहीं की है, लेकिन टीवी अखबार लगातार इंडिया गठबंधन विपक्षी नेताओं को बदनाम कर रहा है। कह रहा है वो आपस में लड़ रहे हैं। बंगाल में लड़ाई चल रही है, बिहार में लड़ाई चल रही है, महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। जिस तरह से बीजेपी तमाम विपक्षी दलों के विधायक एमपी को अपने पाले में ला रही है, उससे तो लगता है कि उसके अपने अंदर की खबर यह है कि वो हालात अच्छे नहीं हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो क्या सचमुच इंडिया गठबंधन से बीजेपी घबरा गई है? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है? और इंडिया गठबंधन की अभी तक सीटें जारी हो चुकी है। किन किन राज्यों में इंडिया गठबंधन से खेल फंसा हुआ है और किन किन राज्यों में बीजेपी बैकफुट पर है, वो बताएंगे। और कैसे बीजेपी विपक्षी दलों के नेता को लाना उनके लिए मुसीबत बन सकता है, इन तमाम खबरों पर आपको बताएंगे। एक एक विश्लेषण, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। सोचिए, पहले आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। शरद पवार के घर पर बड़ी बैठक हुई और कहा गया कि वहां सीटों पर लगभग तय हो चुका है। महाराष्ट्र में 3 दल बीजेपी के साथ हैं, 4 दल जो हैं अब वो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना और बहुजन वंचित अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर के साथ हो गया है। तो सोचिए, रामदास अठावले को लोकसभा की सीट मिले या न मिले, उनको राज्यसभा सीट दिया जाता है और वो मंत्री बनते हैं। प्रकाश अंबेडकर उन पर भारी पड़ सकते हैं। दरअसल 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में 20 सीटें लड़ेंगी शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे गुट है। उसमें से 2 सीट जो है वो प्रकाश अंबेडकर के खाते में जाएगा। उनका संसद में वो आ सकते हैं। इस बार 2 सीटें हो सकता है उनको मिले। 18 चूंकि शिवसेना की जीती हुई सीट है तो वो उस पर चुनाव रिपीट करेगी। 18 सीटों तो 48 में से 20 शिवसेना बच गया। सोचिए कि 20 और 8, तो उसमें से कहा जा रहा है कि 18 सीटें कांग्रेस लड़ सकती है। 18 सीटें कांग्रेस लड़ सकती है। उसके बाद 10 सीटें शरद पवार लड़ सकते हैं और 2 सीट जो हैं वो और एक राजू शेट्टी हैं जो निर्दलीय, जिनको समर्थन किया जाएगा। एक और सीट का खेल है कहीं जो चल रहा है। तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन लगभग ठीक है। वहाँ शिवसेना, वहाँ भी, और एनसीपी और बीजेपी का भी गठबंधन है। तो हो सकता है कि अब रामदास अठावले भी कोई सीट मांगे, लेकिन अभी फिलहाल शिवसेना जो अजित पवार का गुट है वो, शिवसेना जो शिंदे गुट है वो, और बीजेपी। तो अगर 16 पर भी मामला फंसता है तो 16 दूनी 32, 16 48, 16 सीटें पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी संभावना है। लेकिन अभी वहाँ कोई मैसेज नहीं है। वहीं आपको ले चलते हैं यूपी में बीजेपी का कुनबा बड़ा है। अखिलेश यादव कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो चुका है। 17 सीटें कांग्रेस को मिली है, बाकी अखिलेश यादव लड़ेंगे। वहाँ बीजेपी की सीटें कम होगी क्योंकि अब उसमें से जयंत चौधरी को भी देना पड़ेगा। उसके बाद अनुप्रिया पटेल हैं, निषाद हैं, ओपी राजभर हैं। तो बीजेपी की अपनी सीटें तो कम होंगी, गठबंधन को उनको सीटें देना पड़ेगा। और गठबंधन में कब कौन कहाँ जाएगा कौन जानता है। लेकिन एक बात है कि ज़्यादातर गठबंधन करने से वोट का प्रतिशत जो है वो बेहतर होता है और चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ओपी राजभर भी कुछ परसेंट ला सकते हैं। लेकिन क्या अंदर अगर ग्राउंड पर बात करें तो क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी एकजुट हो रहे हैं? ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बिहार में भी वही स्थिति है। बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने से बीजेपी की मुश्किल बढ़ रही है। तेजस्वी यादव, बिहार में आपको बता दें कि 40 सीटें हैं। 40 में से पहले अगर नीतीश कुमार और आरजेडी को बराबर सीट लेना था, लेफ्ट पार्टियां भी थी। अब बीजेपी की सीटें वहाँ भी कम होंगी जितना उन्होंने पिछली बार लड़ा था। पिछली बार उन लोगों ने 16 सीटों पर लड़ा था, 8 सीट उनके गठबंधन में गए थे। इस बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ है। चिराग पासवान के एक रिश्तेदार ही हैं जो आरजेडी में, उन्होंने कहा कि 2 सीट ही चिराग पासवान को मिल सकता है। मुझे लगता है 2 सीट पर तो चिराग पासवान नहीं मानेंगे। तो बीजेपी की सीट, अपनी सीट जो है वो बिहार में भी घटेगी, क्योंकि नीतीश कुमार 15 सीट से कम पर तो नहीं मानेंगे, क्योंकि 17 उनकी जीती हुई सीट है। और अगर 17 सीट पर 34 सीटें लोग लड़ते हैं तो इनके हिस्से में बचता है 6 सीट। और 6 सीट में क्या 2 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, 2 सीट पर रामविलास पासवान
मान जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो वहाँ तेजस्वी यादव अपर हैंड्स है, वो चाहे तो 25 सीटों पर लड़ सकते हैं, 20 सीटों पर लड़ सकते हैं, 5 कांग्रेस को दे सकते हैं, मुकेश सहनी को भी अपने पाले में ला सकते हैं। तो ये भी बड़ा सवाल है। वहीं दक्षिण भारत में आपको बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी और डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है। उसके बाद दक्षिण भारत पर बीजेपी की नज़र है। बंगाल पर बीजेपी फोकस कर रही है, जिस तरह से संदेश खाली का मामला। अगर बंगाल में ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करती हैं तो बंगाल में सबसे बड़ा मौके के तौर पे बीजेपी अपने आप को देख रही है। तो टीवी अखबार भले 400 पार कहे कि इंडिया गठबंधन नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंट आम आदमी पार्टी की वजह से भी मिल सकता है। सोचिए 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है। पंजाब में बीजेपी के लिए वैसे बहुत कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ कांग्रेस अपनी जीती हुई सीटों पर और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वो गठबंधन में है तो जो चुनाव लड़के आए फ़ायदा तो उन्हीं के हाथ में है। दिल्ली में लगभग 7 सीटें हैं, उसमें 4-3 पर बंटवारा है। गुजरात में 26 है, उसमें 2 और 24 का बंटवारा है। हरियाणा में 1 का बंटवारा है। गोवा में समर्थन दे रही है आम आदमी पार्टी, जहां कैंडिडेट नहीं देगी। तो इस लिहाज से आप देखें तो बीजेपी को कम से कम 10 से 12 राज्यों में डेंट लग रहा है। हाँ, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां अगर बीएसपी गठबंधन में आती है, इंडिया गठबंधन में, तो बड़ा फायदा कांग्रेस को हो सकता है और बीएसपी भी इस विधानसभा चुनाव में 25 का आंकड़ा पार कर सकती है। अगर वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में अगर उसको 5-5 सीटें भी मिलती है और बिहार, लेकिन सवाल है कि यूपी में मामला बन नहीं रहा है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। टीवी अखबार पर मत जाइए, 2024 के लिए सब सांसें थाम कर रखिए, पूरा खेल बाकी है। टीवी अखबार की अपनी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। 400 पार होगा नहीं होगा तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन टीवी अखबार पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोग को क्या लगता है? कुछ लोग बता रहे हैं कि ग्राउंड पर लोग बहुत नाराज हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं। और अगर सब कुछ बीजेपी के लिए इतना अच्छा होता, अब की बार 400 पार अगर हो जाता तो एन केन प्रकारेण किसी को भी, आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उड़ीसा में ज्वाइन कराया है? एक बीजेडी का एमएलए जो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में जाकर के कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उनके कार्यकर्ता के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दिया उसको ज्वाइन करा लिया है। क्यों? 400 पार को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते तो किसी भी स्तर पे जाकर के समझौता करते। अभी आपने देखा कि बिहार में जो है नीतीश कुमार को लेकर के क्या क्या बोलते थे, और अभी जो है सब एकदम सब बढ़िया, एकदम स्वीट सा हो गया है। तो बीजेपी इतनी मेहनत तो नहीं कर रही होती और विपक्षी दलों को एक एक विधायक, एक एक सांसद को अपने पाले में नहीं ला रही होती। आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपके इलाके में, आप जहां से चैनल देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी 400 पार या सिर्फ टीवी अखबार का है बुखार? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।